Hi everybody, this is Dr. Priyanka. आज के सेशन में we'll be covering education in British India. Many of you have reached out to me, especially for our students in Odisha who are to give their SSP, PGT and many other exams also. So for this is especially for you people. आज के इस सेशन में quickly I'm going to talk about the various main recommendations or the salient recommendations of Charter Act of 1813, Wood Dispatch, हंटर कमीशन 1882 एंड 1919 में क्यों हंटर कमीशन का नाम जो है वो जुड़ता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सैडलर कमीशन 1917, हर्टॉग कमेटी एंड सार्जेंट्स प्लान 1994। तो शुरुआत करते हैं चार्टर्स एक्ट ऑफ 1819 से। तो ये जो एक्ट है इसका जो टाइटल था वो था कॉन्टिन्यूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर अ फर्दर टर्म, यानी सिंपल सी चीज ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के अंदर और स्ट्रॉन्ग करना। और जो मोनार्की है ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश मोनार्की जो है उसकी सोवरेनिटी जो है वो मेंटेन रखना, रादर स्ट्रॉन्ग करना इंडिया के अंदर। अब इस कंपनी का जो रूल है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट वाज एक्सटेंडेड टू अनदर 20 इयर्स एंड जो इनका ट्रेड मोनोपोली था वो एंड हुआ एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट जो इनका ट्रेड ओपियम रिलेटेड, टी रिलेटेड था विद चाइना। And another important feature of this act was to grant permission to the missionaries, the Christian missionaries from Europe, to come and make their base in India. और मिशनरीज जो हैं वो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है वो इस्टेब्लिश किया कैलकाटा में, ऑल अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। अब बात की जाती है कि इस एक्ट में ये बोला गया था कि 1 लाख रुपया एनुअली जो है वो एजुकेशन के लिए लगाया जाएगा और प्रमोशन ऑफ साइंस और रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर की बात की गई थी, जो एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था। इट वाज ओनली ऑन पेन एंड पेपर। Coming to Charles, वुड डिस्पैच 1854 बाय लॉर्ड डलहौसी। अब एम क्या था चार्ल्स वुड्स डिस्पैच का? टू एनहांस द एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया एंड एट द सेम टाइम क्लॉज देखिए, यूरोपियन विजडम के बारे में भी जो है लोगों को जागृत करना। इट एम्फोसाइज यूरोपियन एजुकेशन, लिबरल आर्ट्स के अंदर साइंसेस, फिलोसफी, लिटरेचर। अब ये भी बोला गया कि जो इंग्लिश थी वो प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगी फॉर हायर एजुकेशन। सेम टाइम ये भी बोला गया कि लोकल प्राइमरी लेवल स्कूल्स जो है वो इस्टेब्लिश होंगे एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्राइमरी लेवल जो है एंग्लो वर्नैक्युलर हाई स्कूल इस्टेब्लिश होंगे जहाँ पे वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस जो है वो बोल पाएंगे एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस जो है वो भी इस्टेब्लिश जो है होंगे। अब ग्रांट्स एंड एड के बारे में भी जो है वुड्स डिस्पैच ने बोला था कि हमें ग्रांट्स देने होंगे एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है या आप मनी जो है वो लगाते हो एजुकेशन के सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन से, उसको जो है हमको स्ट्रॉन्ग करना होगा अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कमीशन विच इज हंटर कमीशन इन 1882 बाय लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अपॉइंटेड था बाय लॉर्ड रिपन, प्रेजाइडेड बाय लॉर्ड हंटर। वैसे तो लॉर्ड लॉर्ड क्यों बोलते हैं हम इनको, बट बोलना पड़ेगा, है ना, आफ्टर ऑल इट्स रिटन इन पेपर्स। तो अब इसका एम क्या था हंटर कमीशन का? वो ये था कि वुड्स डिस्पैच के जो कंसर्न्स थे उनको देखना कि वो क्यों इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुए हैं। एंड इस कमीशन का ये भी ऑब्जेक्टिव था कि चेक किया जाए कि एट प्रेजेंट एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम इंडिया का कैसा है और कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अब हंटर कमीशन 1882 की क्या रिकमेंडेशंस थी कि हाई स्कूल के ऊपर, नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, कि हाई स्कूल के ऊपर 2 तरह की एजुकेशनल अरेंजमेंट्स जो है हमें देने हैं, एक कमर्शियल और एक वोकेशनल, राइट। कहीं कहीं पे एकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन जो है वो बोला जाता है। सो एनी हाउ 2 डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एजुकेशन अरेंजमेंट्स के बारे में बात की गई थी। एंड ऑल्सो की लिटरेरी एजुकेशन जो है हमें प्रोवाइड करनी है टू द masses। एंड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बोला गया, एज वेल एज एजुकेशन इन द लोकल लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल टॉपिक्स, यानी रियल लाइफ टॉपिक्स, जिसको आप कह सकते हो कि स्कूल नॉलेज या स्कूल एजुकेशन को रियल लाइफ के साथ जो है कनेक्ट करना। एंड प्राइवेटाइजेशन अगेन की प्राइवेट एफर्ट्स जो है वो डलने चाहिए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी बोर्ड्स जो है उनको अथॉरिटी दी जानी चाहिए कि कैसे उनके अंडर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं या प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कैसे उनको जो है फंक्शन करना है। अब हंटर कमीशन 1919 की भी बात होती है, जिसके चेयरमैन थे विलियम हंटर, एक्स सॉलिसिटर जनरल।
अब 1919 से हंटर कमीशन का क्या रोल आता है? 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था अमृतसर में, पंजाब में, जहाँ पे hundreds of mass killings were done and by General Dyer at the orders of General Dyer. तो ये कमीशन जो है, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो फाइंड आउट करना था, इन्वेस्टिगेट करना था अगेंस्ट दिस मैसेकर कि वो क्यों हुआ। अब नेक्स्ट जो कमीशन है जिसकी बात करते हैं वो आता है रेलेक कमीशन 1902 बाय लॉर्ड कर्जन। अब जो सर थॉमस रेलेक थे वो इसके जो थे वो प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का नाम कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगी इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट के बारे में, उन्होंने इनैक्ट किया था 1904 में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रेलेक जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे, रेलेक कमीशन के, राइट, जो 1902 में आया। ऑब्जेक्टिव क्या था? रिसर्च करना स्टेट ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड कि उसका फ्यूचर क्या रहेगा। इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन हायर एजुकेशन के ऊपर रिसर्च करना, हाउ टू स्ट्रेंथन इट फॉर द फ्यूचर गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस। हाउएवर सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर दे कुड नॉट गिव अ सब्सटैंशियल रिपोर्ट। अब ये जो कमीशन की जो रिपोर्ट है, दिस लेड टू द पैसेज ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट इन 1904 बाय लॉर्ड कर्जन। मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीजें, राइट। और जो मेन जो अगर हम कहें कि ये एक्ट यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो इनैक्ट हुआ था, उसका जो बेसिक पर्पस था वो था कंट्रोल करना इंडियन यूनिवर्सिटीज को, टू कंट्रोल द एजुकेशन सिस्टम एंड द मीडियाज फंक्शन इन इंडिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो लेजिस्लेशन है अडॉप्ट की, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगनी शुरू हो गई थी कि कैसे सेनेट इलेक्शंस होंगे, कितने सेनेटर मेंबर्स होंगे, यूनिवर्सिटीज टू अथॉरिटी टू चूज देयर एम्प्लॉयज, it should not have more than 50 to 100 fellows, senators की बात इसके अंदर की गई। Then universities in Bombay, Madras and Calcutta would have 20 elected fellows and there would be 15 for other universities. तो आपको ऐसा कोई नंबर या फिगर याद नहीं करना है, बट आप बस इतना याद रखो कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एजुकेशन एक्ट है जो 1904 में आया, बेसिकली दैट वाज टू कीप अ विजिल ओवर द इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड की उनकी सेनेट से लेके वाइस चांसलर से लेके जितने डीन्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर चेक रखने के लिए कि क्या नंबर होगा, कितनी उनकी पावर होगी, इसके लिए बेसिकली इसको इनैक्ट जो है वो किया गया था, जस्ट टू कीप अ विजिल ओवर द हायर एजुकेशन। अब आता है सैडलर कमीशन जो किया है 1917 में बाय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब मैंडेट क्या था? इन्वेस्टिगेट करना कंडीशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। अब ये जो पैनल है सैडलर कमीशन का, इन्होंने क्या रेकमेंड किया? क्रिएशन ऑफ अ बोर्ड विद कंप्लीट अथॉरिटी ओवर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। अब सैडलर कमीशन ने ये भी बोला कि जो ऑफिशियल और गवर्नमेंट कंट्रोल है यूनिवर्सिटीज के ऊपर उसको हमें हटाना है। बाकी अरेंजमेंट्स या बाकी रिकमेंडेशंस जो है वो क्या बोली गई कि अरेंज ऑफ ऑल द टीचिंग मटेरियल्स इन कैलकाटा सो दैट यूनिवर्सिटी टीचिंग या जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दे शुड फोकस ओनली ऑन टीचिंग। ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ढूंढते फिर रहे हैं, राइट। अरेंजमेंट होना चाहिए पूरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का, एड्स का यूनिवर्सिटीज के अंदर। देन ऑनर्स कोर्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करना, which is different from the general course या जिसको पास कोर्स बोलते थे। अब वाइस चांसलर टू बी चोजन टू सर्व एज यूनिवर्सिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स, यानी कि यूनिवर्सिटी के जितने भी एडमिन रिलेटेड काम, पावर रिलेटेड काम जो थे वो वाइस चांसलर जो है उसको करने होंगे। और कोर्ट एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पेक्टिवली शुड टेक द पोजीशन ऑफ द सेनेट एंड द सिंडिकेट। अगेन जो चीज इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट के अंदर बयां जो है वो की गई थी। नाउ कमिंग टू हार्टॉग कमीशन 1929 बाय लॉर्ड अर्विन। जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कमीशन दिस द नहीं आना चाहिए, ना ही सर आना चाहिए, एनी हाउ फिलिप जोसेफ हार्टॉग कमेटी जो थी, इट वाज मेड टू इनैक्ट दैट विच एवर वे जो ब्रिटिश इंडियन एजुकेशन है उसको कैसे जो है इनफिल्ट्रेट किया जा सके, वेदर इट वाज थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज और वेदर इट वाज थ्रू पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इलेक्शंस और द सेनेट मेंबर्स और द सेनेटर। तो बेसिकली ये सभी कमीशंस जो थे, डायरेक्शन तो इनकी एक ही थी, हाउएवर उसको बहुत पॉलिश किया जाता था अच्छी अच्छी लैंग्वेज से कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। तो अब हार्टॉग कमीशन जो है उसने किस चीज के
ऊपर फोकस किया कि भैया हम रिसर्च करेंगे एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के ऊपर। तो मास एजुकेशन इन्होंने बोला रिसीव्ड ग्रेटर अटेंशन देन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, इसके ऊपर हम फोकस जो है वो नहीं कर रहे। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हार्टग कमीशन पे वो है इशू ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन। इसके ऊपर हार्टग कमीशन ने बोला था कि एक लेवल के बाद बच्चे ड्रॉप आउट करना शुरू कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत वेस्टेज होता है, ऑब्वियसली पैसा भी वेस्ट होगा कि आप एजुकेशन में डाल रहे हो बट द स्टूडेंट्स आर ड्रॉपिंग आउट, तो स्टैग्नेशन हो रही है, उसको हमें जो है ओवरकम करना है। दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। द क्वालिटी एंड रेम्यूनरेशन एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ इंस्ट्रक्टर्स शुड बी इम्प्रूव, टीचर्स इंस्ट्रक्टर्स उनकी सैलरी उनकी लिविंग कंडीशंस इसको इम्प्रूव करने के लिए इस पे बोला गया था। एंड साथ में इसके अंदर ये मेंशन था कि जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज होती हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग हो गया या करिकुलम हो गया, इट शुड बी टेलर टू द टाउन्स एंड कम्युनिटीज वेयर दे विल बी यूज्ड। जैसे कि हम कहते हैं ना डिसेंट्रलाइजेशन, की जो डेमोग्राफी है या जो विलेज है या जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी नीड बेस्ड के ऊपर जो है करिकुलम डिजाइन भी होना चाहिए, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज या मेथड्स ऑफ टीचिंग भी बच्चों की नीड्स के हिसाब से या जगह की नीड्स के हिसाब से जो है होना चाहिए। देन इट स्पोक अबाउट द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रपोज किया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर टेक्निकल एंड बिजनेस एजुकेशन को हमें और जो है वो स्ट्रेंथन करना है। हाउएवर, ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न ऑफ 1930 एंड 31, हार्टग कमेटी के जो प्रपोजल्स थे वो सिर्फ पेपर और पेन पे रहे और कभी भी एक्ट पे नहीं किए गए, विच हैपेंड विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज कमीशंस, जिनको अच्छे से पॉलिश करते थे कि हाँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बट एक्चुअली ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना। अब सार्जेंट प्लान आता है 1944 में। जो सर जॉन सार्जेंट थे उनको टास्क दिया गया था फॉर क्रिएटिंग दिस प्लान, राइट। एंड ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश करना, आई विल रीड फ्रॉम हियर, एस्टैब्लिश इन इंडिया ओवर अ मिनिमम ऑफ 40 years the same level of educational achievement as was recognized previously in England, in UK। तो जो सार्जेंट प्लान है वो किस बारे में बात करते हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी बच्चों को जो 3 से लेके 6 साल के बीच में होते, जो बच्चे 6 से 11 साल के हैं जूनियर बेसिक एजुकेशन, 11 to 14 years के हैं उनको यूनिवर्सल फ्री मैंडेटरी प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी। फॉर फुल एंड पार्ट टाइम पीपल्स टेक्निकल कमर्शियल एग्रीकल्चरल साइंस एंड आर्टिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी। अब ये बोला गया कि 20 सालों के अंदर अंदर एडल्ट इलिटरेसी जो है वो इरेडिकेट की जाएगी और पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम भी एस्टैब्लिश होगा जिसके अंदर आम जनता जो है वो जाके अपनी नॉलेज गेन कर पाएंगे, किताबें पढ़ पाएंगे और टीचर ट्रेनिंग को जो है प्रॉपर फुल सपोर्ट जो है वो मिलेगा। अब सार्जेंट प्लान के अंदर एक रिकमेंडेशन ये भी थी, सजेशन था कि जो फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज स्टूडेंट्स जो है उनको स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज या स्पेशल सपोर्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी एंड स्पेस जो है वो क्रिएट की जाएगी, फंड्स क्रिएट किए जाएंगे फॉर सोशल एंड रिक्रिएशनल परस्यूट्स ऑफ पीपल। एस्टैब्लिश एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज का क्या होते हैं जहां पे जो लोग हैं वो अपना रेज्यूमे, अपने जो भी उनके क्वालिफिकेशंस हैं या स्किल्स हैं उसके बारे में वो रजिस्टर करवा सकते हैं और जो ये ब्यूरोज होते हैं जैसे इनको पता चलता है कि कहीं पे वैकेंसी है दे कॉन्टैक्ट यू रिलेटेड टू योर स्किल्स एंड यू गेट इन देयर। तो वो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज को एस्टैब्लिश करना के लिए बोला गया। देन बोला गया कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो एस्टैब्लिश होगा and all secondary schools must employ the mother tongue as the primary language of instructions। अब सार्जेंट प्लान के अंदर ये बोला गया कि जो स्कूल है सेकेंडरी स्कूल वहां पे मदर टंग जो है वो आप यूज कर सकते हो एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हायर एजुकेशन में तो इंग्लिश हुई रही थी। तो ये जो है ना ये मेन पॉइंट्स हैं सभी कमीशंस के, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स बिकॉज एग्जाम इज राइट इन फ्रंट। तो आपको मैंने बताया भी है कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। यू कैन वॉच दिस लेक्चर अगेन और जो भी पॉइंट्स है उनको अच्छे से याद कर लेना। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो किसने बोला, अब कौन से प्लान में आया, लॉर्ड कर्जन जो थे फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया था, किसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी आपसे पूछा था कि मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है और किसको बोला जाता है। ये आपको मुझे आज की क्लास के अंदर भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है।
वाई इज इट कॉल्ड? और एक और क्वेश्चन भी मेरा देने का मन है, वो ये कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन क्या होती है और किस कमीशन ने इसके बारे में बताया था। तो देखो प्रियंका मैम जो है उन्होंने आपको कमीशंस के मेन पॉइंट्स तो बताए हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको खुद से भी एक काम करना होगा। मैं जानती हूं कि आपको पता है मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, बट क्यों बोलते हैं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट किस कमीशन ने काम किया था, और भाई ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो है क्या with regard to these commissions. ठीक है, so that was all about the major points, the very salient features of all these commissions. इनको अच्छे से कर लीजिएगा। Meanwhile, I hope आपने बुक ले ली है, आपकी अपनी प्रियंका मैम की बुक है। It is available on Amazon, it's available on Flipkart. आप लोग बहुत प्यारे प्यारे अच्छे रिव्यूज दे रहे हो, so do buy it if you have not bought. आप इसके रिव्यू वीडियोस भी देख सकते हो मेरे चैनल पे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ब्लेस यू ऑल, कीप स्टडीइंग हार्ड, एंड जल्दी से और क्लासेस भी हम लेके आएंगे। टेक केयर एवरीवन, ब्लेस यू, बाय बाय।